चलो अब देखो थोड़ा अच्छा वाला क्वेश्चन करेंगे आज अपन, है ना, रिफ्रैक्शन का ही। उस रिफ्रैक्शन के अंदर, ठीक है ना, कर दे। क्वेश्चन ये है कि एक क्यूबिकल बॉक्स, ऐसे क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, ठीक है ना। कंफ्यूजिंग इन द सेंस इसलिए होते हैं, इस वाले क्वेश्चनों में क्या होता है, जैसे तुमने कभी कभी देखा होगा, ऐसे तो ये एम्प्टी है अभी फिलहाल, और यहां मैंने लगा रखी है अपनी आंखें, बिल्कुल एज पे, ठीक। तो जब मैंने आंखें लगाई तो बिल्कुल कहां देख सकता हूं मैं इस कोने को, ठीक है। सेंटर से इसको एग्जैक्ट डाटा से मैं बताऊंगा, बाकी अभी सुनना क्वेश्चन किस टाइप का आता है। यहाँ पे कोई एक कीड़ा रखा हुआ है और आप चाहते हो कि उसको देखना, पर आप अभी एम्प्टी स्पेस है तो यहाँ पे क्या देख पा रहे हो, बिल्कुल एज को। यहाँ पे कोई कीड़ा है, अब ये मत कहना पानी भरते ही तो तैर के ऊपर यूं ही आ जाएगा, नहीं, मान लो फिक्स से बांधा हुआ है नीचे, या यहाँ पे कोई डॉट है, ठीक है। तो हम चाहते हैं उस डॉट को देखना, तो आपसे पूछा हुआ है कि कितनी हाइट तक पानी फिल करना चाहिए ताकि हम उस डॉट को देख सकें। इसमें आपको क्या दी होगी, क्यूबिकल ये जो ब्लॉक होगा, टैंक होगा, उसकी आपकी साइड दे रखी होगी, आपको ये दे रखा होगा कितनी डिस्टेंस पे रखा हुआ है। वाटर भर रहे हो तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, या फिर जो भी लिक्विड आप डाल रहे हो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा होगा, और आपसे पूछा जाएगा कि कितनी हाइट तक अपने को पानी फिल करना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या होगा, बताओ क्या होगा। देखो यहां से रे चलेगी, क्योंकि जिसको देखना होता है उधर से ही रे चलती है, तो यहां से रे चली जाएगी, जहां पे आपने पानी भर रखा है वहां से क्या होगा, उसका रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन होगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, नॉर्मल से अवे होगी, नॉर्मल से अवे होगी तो वो जो ये था डॉट, वो किधर बन के आ जाएगा, यहाँ पे। अपने को कहाँ बनाना है, कोने पे ही तो बनवाना है, तो हमारा फाइनल हो जाएगा ना कि हम कोने पे बनवा रहे हैं। तो ये वाला क्वेश्चन है, तो इसको अपन विद डाटा लिखते हैं, लिखो। ए क्यूबिकल टैंक a cubical tank of side 10 centimeter, initially empty, observer can see the diagonal point which is shown by the dotted line, a mark is placed 3 centimeter from the edge as shown। ये मार्क है हमारा, एज से कहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है। ऑब्जर्वर वांट टू सी द मार्क, एट व्हाट हाइट वाटर शुड बी, up to what height water should be filled so that he can able to see the mark। अब क्या करेंगे, सॉल्व करने का सबसे सीधा सा तरीका, पहली चीज, मान लो अपन इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, तो क्या है, ये और ये, यहाँ पे ये 10 सेंटीमीटर है, ठीक। ये इसका बिल्कुल सेंटर वाला पॉइंट हो गया, कितना हो जाएगा ये
5, ऐसे ही मज़े लेने के लिए लिख लेते हैं, ठीक है ना। अब ये है यहाँ से ये डॉटेड लाइन है हमारी। अब कोई कहे कि सर यूं ही देख लेता ऊपर आके, बस आपने को तो क्वेश्चन बनाना है तो ठीक है, यूं भी ऊपर से भी आके देख सकता था, वो देखे तो कि अच्छा मार्क यहाँ रखा हुआ है, ठीक है ना। पर अपन यहाँ पे रख के 3 सेंटीमीटर पे, तो ये 3 सेंटीमीटर पे मार्क अपन ने बना दिया। अब क्या होगा, वाटर को फिल किया, कहाँ तक फिल कर रहे हैं, मान लो ये एच हाइट तक, ठीक, ये एच हाइट तक अपन ने वाटर को फिल कर दिया। अब क्या होगा, पहले तो ये बताओ ये एंगल कितना होगा, 45, क्यों, ठीक है ना। अब क्या हुआ, यहां से रे चली, और ये इसका क्या हो गया, रिफ्रैक्शन, जानी ऐसे चाहिए थी पर ये क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी। अब कुछ सोच रहे होंगे कि अच्छा ये सेंटर वाला पॉइंट, ऐसा अपन नहीं मान रहे हैं, ये सेंटर हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। नॉर्मल तो कहीं पे भी हो सकता है ना, उसका इसके सेंटर से पास होने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता है। तो ये बताओ, यहाँ से इंसिडेंट हुई आर एंगल पे और बाहर निकली कितने, आई एंगल पे। अब आप सोच रहे होंगे उल्टा क्यों मान रहे हो, उल्टा मानने का रीज़न क्या है कि ये रिफ्रैक्शन के अंदर है, इसलिए अपन ये मान लेते हैं। तो अब मुझे बताओ इसमें कैसे सॉल्व करें, बोलो क्या करें। आई मुझे पता नहीं है, आर मुझे पता नहीं है, पर आई का एक इंफॉर्मेशन है 45 डिग्री वाली, है क्या, है या नहीं है। तो फिर अब क्या करें, बोलो, दिमाग लगाओ जल्दी से। ये तो हमारे पास ज्योमेट्री है, ये सारा डायग्राम है, बता दो कि किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, और पहले तो 45 से ये निकालो, ये और ये, इसका रिलेशन मिलेगा ना। तो मैं क्या करूँगा भाई, देखो सबसे पहले तो ये पूरा एंगल 45 है, मानते हैं 45 है, तो आप क्या लगाओगे कि 10, ये थोड़ी दिख रहा है क्या, तो यहाँ अगर मैं 10 45 लगाऊँ, कौन सा, ये आई वाला एंगल है ना, तो आंसर क्या आएगा कि ये अगर आई है तो ये वाला कितना हो गया, इसके लिए बेस मान लेते हैं, कुछ ऐसा मान लो कि यहाँ से यहाँ तक का कितना है, x है, तो ये नीचे वाला भी x हो गया ना, 5 तो मान ही नहीं रहे अपन, तो क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर तो हो गया हमारा x, और हाइट कितनी हो गई, हो गई ना। अब दूसरे के लिए क्या लगाएं, बताओ क्या अप्लाई करना चाहिए, r आएगा, तो अब r के लिए क्या लगाओगे, कैसे अप्लाई करोगे, ये परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, है ना, और है ना, और उसमें r कैसे निकालेंगे, 45, क्यों यार, स्नेल्स लॉ भी तो है ना अपने पास, स्नेल्स लॉ नहीं लगाओगे क्या भाई, अपने को बाहर निकलने वाला एंगल पता है, इंसिडेंट होने वाला एंगल निकालना है भाई, अपने को मेन हाइट, देखो अगर मैं स्नेल्स लॉ लगाऊंगा, स्नेल्स लॉ, तो क्या आएगा, कहाँ से लाइट चली, μ1 यानी 4/3 से, कितने एंगल पे, साइन आर, कहाँ पे गई, एयर में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, कितना एंगल, क्या जाएगा, साइन आर इज इक्वल टू कितना, 3/4, और ये √2, तो ये अपने को पता लग गया। ठीक है, अब क्या अप्लाई करूं कि मुझे पता है कि यहाँ पे अगर ये 3 है और ये पूरा x है, तो ये कितना रहा होगा, रेड पेन से अगर अपन बना दें तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x - होगा, और ये तो परपेंडिकुलर ऐसे ही रहना है, तो क्या अप्लाई करो, tan r लगा दो, तो tan r की वैल्यू हमारे हिसाब से क्या आएगी कि tan r इज इक्वल टू x - 3/h, और x तो किसके इक्वल है, h के, तो यहाँ क्या आ जाएगा, tan r कितना आएगा, देखो ये आ गया, ये r है, ये 3 है, ये 4√2 है, तो ये कितना आएगा, देखो 32 - 9 कितना होता है, 23 का अंडर-रूट, सही है। तो tan r की वैल्यू क्या आ गई, tan r
इज इक्वल टू 3/√23। क्या लिखोगे? 3/√23 इज इक्वल टू h माइनस 3/h। कितना आ गया? 3h इज इक्वल टू √23h माइनस 3√23 हो गया। क्या आ गया? 3√23 इज इक्वल टू √23 ऑलमोस्ट कितना होता है? 4.78 जो भी मानो, मान लो 4.8 मान लेते हैं अपन। तो 4.8 माइनस 3 इंटू एच, तो h की वैल्यू क्या आ गई? 3 इंटू 4.8 डिवाइडेड बाय 1.8। तो ये सेकेंड से ये कट रहा है 3 बार, ये कितनी बार? 8 बार। ये सेकेंड से कहाँ तक आ गया? ऑलमोस्ट 8 सेंटीमीटर तक आपको फिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन में कैलकुलेशन ज़्यादा होती है। एक तो ये वाला क्वेश्चन। ठीक, दूसरा क्वेश्चन और बताता हूँ मैं। मान लो हमारे को क्वेश्चन में पूछा जाए कि ये एक वाटर सरफेस है, यहाँ पे एक कॉन्केव मिरर रखा हुआ है जिसका ROC और ये हाइट हमें दे रखी है 120 सेंटीमीटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3। सब तरफ पानी है, ऐसा मत सोचना कि ये यहाँ यहीं बना रखा है। ठीक, यहाँ पे एक फिश घूम रही है। ठीक है ना, आपसे ये पूछा हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द इमेजेस। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द इमेजेस। और मैं इसका एग्जैक्ट डाटा आप लोगों को बता दूं। एग्जैक्ट डाटा इसके अंदर आपको दे रखा है, आपको दिया हुआ है यहाँ से डेप्थ पे दे रखी है 40 सेंटीमीटर पे, ये 80 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, फिश का। और क्या बोला हुआ है? सरफेस ऑफ वाटर 80 सेंटीमीटर, कॉन्केव मिरर। ROC आपको दे रखा है इसका 120 सेंटीमीटर। ठीक है, जो ऑब्जर्वर है वो एयर के अंदर है, यहाँ पे उसकी आंखें हैं। ठीक है, ये एक टाइप से वो मान लो कि यहाँ से ऑब्जर्वर बाहर की तरफ है। अब इसमें 2 इमेजेस बनेगी और पूछा क्या इसने? यही, एन ऑब्जर्वर लुकिंग डाउन फ्रॉम द अबव इन द एयर सीज 2 इमेजेस ऑफ फिश। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 इमेजेस। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 इमेजेस। पहले तो ये सोच के बताओ कि कौन कौन सी इमेजेस बनेगी। पहले तो ये सोचना ज़्यादा ज़रूरी है कि यार यहाँ 2 इमेजेस बनेगी या नहीं बनेगी, और अगर बनेगी तो फिर किस तरीके से होगा वहाँ पे। सोचो, एक बार सोच के देखो कि यहाँ 2 इमेजेस कौन सी बनने वाली है। एक तो सर वो मीडियम चेंज होने की वजह से जो नीचे हो रहेगी वो, और एक रिफ्लेक्टेड। मतलब एक तो वो डायरेक्ट देखेगा कि थोड़ी उसको फिश किधर नजर आ रही है, ऊपर। वो भी तो इमेज ही है, ऑब्जेक्ट थोड़ी ना हुआ, वो क्या है? इमेज। और एक कौन सी? जो मिरर बनाएगा। अच्छा, मिरर बनाएगा तो पहले तो अपन देखते हैं फर्स्ट इमेज डायरेक्टली सीन बाय ऑब्जर्वर। क्या आ जाएगा भाई? ये हाइट दे रखी है, तो इमेज जो होगी आप क्या कहोगे कि ये वाटर सरफेस है, यहाँ पे होना चाहिए था, पर दिखेगी कहाँ पे? यहाँ पे। कितनी डेप्थ पे दिखेगी? तो कैसे निकाल रहे हैं? स्मॉल h इज इक्वल टू h अपॉन म्यू रिलेटिव। h कितना है? 40/4/3। क्या आ गया? 30 सेंटीमीटर पे। यानी पहली तो कहाँ बनने वाली? वाटर सरफेस से। कहाँ से? अब दूसरा, ये तो दोनों होमोजीनियस मीडियम में है ना। कौन कौन से? मिरर और फिश। तो क्या करोगे कि अगर मैं यहाँ लगाऊं फ्रॉम मिरर फॉर्मूला क्या आ जाएगा? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/v निकालना है, ये 1/80 इज इक्वल टू 1/60 माइनस में। ठीक है,
है। यहाँ क्या जाएगा 1/v इज इक्वल टू 1/80 माइनस 1/60। v की वैल्यू देखो कितनी आ रही है, -240 आ रही है, ठीक है ना। तो ये v की वैल्यू आ गई हमारे पास -240 सेंटीमीटर। कहाँ बन रही है? अब बताओ कहाँ बन रही है? एयर में बन रही है। तो एयर में बनेगी तो अब क्या होगा? अब सोचो एक बार, दिमाग लगा लो। मैं कुछ नहीं कह रहा, ज़बरदस्ती बोलने से अच्छा है कि अपन एक ही बार बोले और सटीक बोले। तो ये तो सेंटर से सेम डिस्टेंस पे बनेगी जितने डिस्टेंस में मेरा। क्या पता है, बताओ, सोचो क्या होना चाहिए यहाँ पे? ऐसी क्या गलती है जो अपन कर सकते हैं? कितना कितना शिफ्ट होगी? वही तो सबसे बड़ी बात है कि शिफ्ट होगी, बहुत बढ़िया बात है, पर कितना शिफ्ट होगी? सर -120। एग्जैक्टली अपनी कॉपी में करके बता दो चलो कि ये डिस्टेंस आएगी, मेरा ये आंसर है और मैं ये बता सकता हूँ। मैं तुम्हारे को एग्जैक्टली 2 मिनट दे रहा हूँ, 2 मिनट से ज़्यादा कोई टाइम नहीं। टाइम स्टार्ट 3 2 1 चलो। 2 मिनट है, आंसर पूरे उसके बाद दे देना। पैंतालीस सेकंड बाकी है।
क्या मोबाइल में चला के देना। क्या आंसर आया? हाँ कितना? तो कितना आएगा आंसर? डिस्टेंस बिटवीन द इमेजेस बताओ। आवाज़ कम कर देना। कितना दिखेगी? 180 कैसे आया 180? 30 सेंटीमीटर की शिफ्ट टाइम आ जाएगी 240 प्लस 30 आ जाएगा 240 प्लस 30। ये तो गलत किया ना यार। सरफेस से देखते ना यार अपन तो। ये भाई ये तो होमोजीनियस मीडियम था, तो इसका कोई शिफ्टिंग होगी क्या? नहीं। कहाँ से शिफ्ट होगी? यहाँ से। सरफेस से कितने पे? कितने पे? 120 पे। भाई ये टोटल डिस्टेंस आई है ना कितनी? 240। तो 120 तो यहाँ तक ही हो गया ना। तो ऊपर इससे कितने पे बन रही है? 120 पे। तो 120 पे इसके ऊपर बन रही है। तो अब वो इमेज वाटर सरफेस के लिए क्या काम करेगी? ऑब्जेक्ट का। तो दिखेगी कितने पे? अब बताओ 180 कितना? 180। और कोई सही आंसर बताना चाहे? कितना आएगा? शिफ्ट कितनी आई अपने? 30। अब 30 अगर अपने पास शिफ्ट आई है तो देखो एक चीज़ ध्यान में रखना, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होके आई है। ऑब्जर्वर किधर की तरफ है? बाहर की तरफ। बाहर की तरफ है तो ये रेज जो होगी जहाँ पे भी घूम रही होगी नॉर्मल से अवे जाएगी कि टूवर्ड जाएगी? अवे। तो अवे जाएगी तो फिर क्या हो जाएगा? ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी? अवे। नॉर्मल से अवे जाने का मतलब क्या हुआ? ये देख यहाँ पे जानी मान लो ऐसे चाहिए थी, किधर जाएगी? अवे का मतलब तो यही हुआ ना। तो जहाँ जाके हिट कर रही होगी। अब ये पहले पॉइंट आएगा या बाद में आएगा? सोचो। इसको अगर मैं यहाँ पे बताऊं तो कौन ऊपर आ रहा है? ये वाला। और ऐसे टाइप की क्वेश्चन में ये चीज़ ध्यान में भी रखना, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए कराया है, इसका मेन मोटो क्या है, ये रे जब बाहर जा रही है तो निकल किसकी तरफ से रही है? वाटर से। एंटर कहाँ से हुई थी? वाटर के अंदर। और वापस किधर जा रही है? वाटर से किधर की तरफ? एयर की तरफ। जिसकी वजह से इसका क्या हुआ? शिफ्ट होगा। ऑब्जर्वर बाहर की तरफ ही है तो इसका मतलब इमेज बनने से पहले ही उसका क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्शन। और जब इमेज बनने से पहले ही उसका रिफ्रैक्शन हो जाएगा तो शिफ्ट कितने की आएगी? 30 सेंटीमीटर की। अब वो ऐड होगी या सब्ट्रैक्ट होगी? सब्ट्रैक्ट होगी। तो सब्ट्रैक्ट होगी तो क्या आ जाएगा? बननी कहाँ पे चाहिए थी? वाटर सरफेस से 120 सेंटीमीटर पे। अगर सब जगह वाटर होता, पर वो वाटर सरफेस से अबो 120 है तो दिखेगी कितने पे? 90 पे। तो 90 पे दिखेगी तो एक तो यहाँ पे 30 पे बन रही है और एक कहाँ पे बन रही है? 90 पे। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई? तो वहाँ आंसर कितना आ जाएगा? 120 से। ठीक है, अभी जल्दी से नोट करो फटाक से। आज मैंने एक मैसेज किया था, ठीक है ना? उसमें चल रहा है मतलब पीएन जंक्शन। ऑफलाइन में अगर किसी को सेमीकंडक्टर पढ़ना हो, एग्जाम्पल करने हो, और देखो आज होगी फिर कल तो होगी नहीं, ठीक है? कल तो सैटरडे, फिर मंडे से होगी तुम लोगों की वापस उसी में क्लास। अगर आप लोग अटेंड करना चाहते हो सेमीकंडक्टर का तो उसमें भी वही 3-4 दिन चलेगा, क्योंकि वो तो 13 का बैच है तो उसमें फास्ट रिवीजन होगा। तो अगर जिसको पढ़ना हो वो लोग आ सकते हैं। ये एक्सप्लेनेशन साथ के साथ लिखते रहना। अगर यहाँ नहीं लिख सकते तो घर पे लिखना, पर लिखना ज़रूर, क्योंकि ये फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है पर है काम के। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन।
ये वो फिनोमिना है जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें चमकती हुई नज़र आती है। ठीक है, चलो अब सुनो, ये उससे देख लेना। मान लो अपने को कोई ऑब्जेक्ट दे रखा है इनसाइड डेंसर मीडियम। पहले तो एक चीज़ ध्यान में रखना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होगा, जब भी कोई लाइट किसी डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है तो उसका रिफ्रैक्शन होता है। ठीक, पर अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते जाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो नॉर्मल से अवे होते 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 क्या होगी, दूसरे मीडियम में एंटर ही नहीं होगी। जैसे मैं एक चीज़ बताता हूँ, मान लो ये एक कोई ऑब्जेक्ट है जो किस में रखा हुआ है, अपने डेंसर मीडियम में। ठीक, और ये क्या हो गया, रेयरर मीडियम। ठीक, इसका तो अपन बोल देते हैं μ2 है, μd बोल देते हैं, और ये क्या आ गया, μr। ठीक, अब देखो यहां से अगर रे चली, ये अपना नॉर्मल हो गया, जानी तो ऐसे चाहिए पर किधर चली गई, ऐसे। ठीक, पहली रे है ये तो बिल्कुल ऐसे। ऐसे ही क्या होगा जब अगली रे चलेगी, अगली रे चलेगी तो क्या होगा, जानी तो ऐसे चाहिए पर क्या होगा, ऐसे चली गई। मतलब धीरे धीरे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। पर अगर एक एंगल ऐसा आया कि लाइट ऐसे निकल गई, तो ये वाला एंगल देखो, पहले वाला एंगल जो था I, उसके रेस्पेक्ट में एंगल ये क्या थे, R। फिर यहाँ पे भी I, उसके रेस्पेक्ट में एंगल क्या थे, R। पर अब एक ऐसा एंगल आ चुका है जिसके लिए जो रिफ्रैक्टिव एंगल है वो कितना हो गया, 90 डिग्री। इसे बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। अपन सबकी एक एक डेफिनेशन देखेंगे। अब मुझे बताओ, इससे ज़्यादा अगर मैंने बढ़ाया एंगल ऑफ इंसिडेंस को, अगर मैंने इससे ज़्यादा बढ़ाया तो क्या होगा, मतलब लाइट बाहर नहीं जाएगी, और जब लाइट बाहर नहीं जाएगी तो रिफ्लेक्ट हो गई। अगर कोई भी लाइट किसी बाउंड्री से अगर उसी मीडियम में वापस आ जाती है तो उसे क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ही तो कहते हैं। तो इसका मतलब अब क्या हुआ कि यहाँ तक मुझे चीज़ें नज़र आ रही थी, इसके आगे चीज़ें नज़र आएगी क्या, नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि अभी तक तो रे निकल रही थी। जैसे मैं आपको एक सीधी सी बात कहूँ, पानी के अंदर अपन एक लिमिटेड डिस्टेंस तक देख पाते हैं, उसके बाद की चीज़ें नहीं देख पाते। कारण उसके पीछे वो एक बनता है सर्किल, जिसे बोलते हैं सर्किल ऑफ इल्यूमिनेंस। सर्किल ऑफ इल्यूमिनेंस का मतलब क्या होता है, वो अगर आप किसी मान लो अगर स्विमिंग पूल के अंदर हो तो स्विमिंग पूल के अंदर हर एक को नहीं देख पाओगे। अगर बिल्कुल सेंटर पे हो तो आप ये नहीं देख पाओगे कि वहाँ पे सारे जो पर्सन है वो आपको क्लियरली नज़र आ रहे हो, ऐसा नहीं होगा। कारण उसके पीछे जब आप अपने से देखो आपको जब कोई लोग देख रहे होंगे, ठीक, तो जब आपको कोई लोग देख रहे होंगे तो आपसे रे चलेगी, रिफ्लेक्ट होगी किधर जाएगी, बाहर। तो आप थोड़े ऊपर उठे हुए नजर आ रहे होंगे अगर वो स्विमिंग पूल छोटा है तो। पर अगर वो बड़ा सा स्विमिंग पूल है तो क्या होगा, आपसे रे चली, और रे चलने के बाद अगर वो क्रिटिकल एंगल बना रही होगी, है ना, यानी वो बाहर निकलेगी तो कैसे निकलेगी, वाटर सरफेस के बिल्कुल पैरेलल। उसके बाद अगर आप कोई भी अगर मान लो बाहर की तरफ बाउंड्री पे खड़ा है तो क्या उसको कोई चीज़ दिखेगी, नहीं दिखेगी। यानी ये कह सकते हैं कि यहाँ तक का जो सर्किल चारों तरफ बनेगा, ये बनेगा यूं पूरा, है ना। जैसे यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है तो इसके चारों तरफ क्या बन रहा होगा, एक सर्किल बन रहा होगा जिसकी रेडियस होगी कुछ ना कुछ, और वो रेडियस कितनी होगी, ये पूरी, है ना। तो वो रेडियस अगर अपने को पता है तो अपन ये निकाल सकते हैं वो एरिया जहाँ तक हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। तो वो सर्किल जो होगा उसे क्या बोलते हैं, सर्किल ऑफ इल्यूमिनेंस। इल्यूमिनेंस का मतलब जहाँ पे ब्राइटनेस यानी दिखाई दे रहा हो, ठीक है ना। तो इसके आगे दिखना बंद हो जाता है, इसलिए यहाँ पे क्या बोलते हैं इसे, इस फिनोमिना को ही अपन बोलते हैं TIR। मतलब इससे ज़्यादा एंगल अगर मैंने बनाया ये नॉर्मल, तो अब क्या होगा, ये ऐसे चली जाएगी। अब ये पीछे की तरफ बढ़ाओगे तो दिखने, वैसे तो देखो बाहर जाएगी नहीं, है ना। और अगर बाहर भी अगर आप लेके जाओगे तो भी इधर वाला ऑब्जेक्ट तो उसको नहीं देख पा रहा ना, तो यहाँ पे अब विजिबिलिटी बंद हो चुकी है। तो इस फिनोमिना को अपन क्या बोलते हैं, TIR। अब इसमें क्या हुआ, TIR के लिए सबसे मस्ट कंडीशन क्या है, ऑब्जेक्ट मस्ट बी इन
डेंसर मीडियम, ऑब्जर्वर मस्ट बी इन रेयर मीडियम। अगर आप कहो कि रेयर से ऐसा क्यों नहीं होता, तो उसमें अवे नहीं होके टूवर्ड्स होता है। टूवर्ड्स होने से तो हमेशा वो क्या होता जाएगा, दिखेगा ही सही, ठीक है ना। तो पहले TIR की कंडीशन की क्या होती है कि हमेशा जो ऑब्जेक्ट है वो किस में होना चाहिए, डेंसर मीडियम। अच्छा चलो अब ये बताओ, पहले एंगल हमारा लेट से मान लेते हैं यहाँ पे एंगल था I1, तो यहाँ एंगल कितना था R1, है ना। तो फर्स्ट अपन जब रे चलाई, ये फर्स्ट वाली, ये सेकंड वाली, ये थर्ड वाली, और ये क्या हो गई, फोर्थ वाली। ये तो TIR वाली है, ये क्रिटिकल वाली है, और ये सिंपल रिफ्रैक्शन वाली। तो फर्स्ट के लिए अगर अपन बात कर रहे हैं, तो अगर मैं कहूँ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर I1 है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 है, तो बताओ डेविएशन कितना है, डेविएशन कितना होगा। जा ऐसे रही थी, घूम गई किधर, इधर, तो यही तो एंगल हमारा डेविएशन हुआ, कितना घूमी है, कितना आ जाएगा। यहाँ पे अगर अपन देखें तो ये आ जाएगा, ये पूरा एंगल हमारा R है, ये पूरा एंगल I है, तो अपन ऐसे कह सकते हैं R माइनस I, क्या लिखूंगा, क्लॉकवाइज। तो डेविएशन की वैल्यू क्या आ गई, R1 माइनस I1 क्लॉकवाइज, लिख दिया। फिर अगर मैं कहूँ सेकंड वाले के लिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना, I2, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R2, क्या आया डेविएशन, R2 माइनस I2, क्या आ जाएगा वापस से क्लॉकवाइज, क्योंकि ये हमारा I2 है, ये हमारा R2 है, तो ये डेविएशन आ जाएगा। अब थर्ड मुझे बताओ क्या आएगा। जब मैं थर्ड के लिए कहूँ तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या बोल रहे हो, क्रिटिकल एंगल यानी IC, क्या बोल रहे हो, IC। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है, 90 डिग्री, डेविएशन कितना हुआ, 90 माइनस IC, क्या, क्लॉकवाइज, ठीक है। अब मुझे बताओ फोर्थ वाली कंडीशन में, जब फोर्थ वाली कंडीशन आ रही है, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो चुका है, यानी I इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है, वो लिख रहे हैं अपन, I है वैल्यू, पर वो किससे ज़्यादा है, क्रिटिकल से। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना आएगा, I ही आएगा, क्योंकि अब यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो चुका है ना, रिफ्रैक्शन तो हुआ नहीं, यानी जितना एंगल यहाँ I बनेगा, भाई यहाँ पे भी अगर आप कह रहे हो कि ये I बन रहा है, तो ये भी क्या हुआ, I। तो अपने को पता है रिफ्लेक्शन में तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। डेविएशन कितना होगा, जानी ऐसे चाहिए थी, घूम किधर गई, इधर। ये टोटल एंगल कितना था, 180, उसमें से क्या माइनस कर दूं, रिफ्लेक्शन में यही तो करते थे, क्या आ जाएगा, 180 माइनस 2i, ये क्या आ गया, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, अगर अपन पहले डेविएशन देखें फर्स्ट वाले में, तो डेविएशन क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है। पर जब आप क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा पे चले जाओगे, तो डेविएशन का ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन, जो क्रिटिकल, जो इंसिडेंट एंगल के कैसे प्रोपोर्शनल है, C माइनस MX, दिख रहा है, कांस्टेंट माइनस MX वाली। तो अगर मैं डेविएशन वर्सेस इंसिडेंट एंगल का ग्राफ बनाऊंगा, तो पहले तो ये बढ़ता जाता है, ठीक है, फिर बढ़ता जाता है, फिर उसके बाद एक ये आता है, फिर सबसे मैक्सिमम डेविएशन कब आता है, जब TIR हो जाता है। तो अगर अपने से कभी इसका ग्राफ पूछेंगे, तो वो भी मैं ग्राफ आप लोगों को बताऊंगा, वो याद होना चाहिए, क्योंकि वो वैल्यूज़ पे बनाया हुआ ग्राफ है। तो पहले तो ये बढ़ता जाता है, फिर एक मतलब ये डिसकंटिन्यूस ग्राफ आता है। डिसकंटिन्यूस तो आप लोग जानते ही हो कि क्या होता है ना। तो डिसकंटिन्यूस में क्या होता है, इसके पहले वाली लिमिट और बाद वाली लिमिट दोनों एक दूसरे पे मैच नहीं करती, तो ये डिसकंटिन्यूस ग्राफ होगा। उसके पहले तो ये क्या कर रहा होता है कि एक कर्व को फॉलो करता है, फिर एक जगह पे पॉइंट बन रहा होता है, और फिर उसके बाद स्ट्रेट लाइन को फॉलो करता है, ये ग्राफ आता है TIR के अंदर, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, सबसे पहली चीज़ क्या क्या चीज़ें अपन इसके अंदर निकालेंगे, ये एक ऐसा सर्किल बनेगा, ठीक है। इस सर्किल को चारों तरफ मैंने बताया ना, ये कॉनिकल शेप बनेगा, एक कोन होता है ना जैसा, उस टाइप का बनेगा। तो उस कोन का जो सर्किल होता है वो क्या हो चुका है इसके लिए, रेडियस ऑफ इल्यूमिनेंस और सर्किल ऑफ इल्यूमिनेंस। मतलब अगर आप उसके अंदर रखोगे खुद को, तो आप ऑब्जेक्ट को देख पाओगे, अदरवाइज वहाँ ऑब्जेक्ट को देखना पॉसिबल नहीं। और यही कारण होता है
कि पानी हमारे को टिमटिमाता हुआ, चमकता हुआ, जब सुबह सुबह का टाइम होता है, आप किसी भी जगह पे जाओगे ना, तो आप लोगों को अगर ठीक धूप आ रही होगी ना, तो आपको वाटर सरफेस चमकती हुई नज़र आएगी। क्यों चमकती हुई नज़र आती है? क्योंकि वहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रहा होता है। जैसे सोचो, जब सन यूँ होगा, ठीक है, तो सन अगर यूँ होगा तो उसके बाद क्या होता है? देखो एक्चुअल में तो मैं तुम्हें ये भी फिनोमिना बताऊँ, होता क्या है, गर्मी जब ज़्यादा होती है तो क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में भी वेरिएशन पाया जाता है। उसका मैं एक एग्जांपल आप लोगों को कराऊंगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब वेरी करता है तो क्या होता है। अपनी जो एयर होती है ना, वो भी किसका काम करती है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। जिसका एक सीधा सा एग्जांपल मैं बताता हूँ। आप लोग पानी गर्म करना, पानी गर्म करोगे तो वो, या आपने देखा होगा आग जहाँ जल रही होती है या पानी जहाँ भाप निकल रही होती है, वहाँ पे उसके दूसरी तरफ के ऑब्जेक्ट को देखना, वो हिलते हुए नजर आएंगे। इतना लेट? कल भी तो लेट ही आया था, तो कौन सा जल्दी आ रहा है? उठ के आता है क्या? फिर सुबह सुबह काम था। तो देखो उसके अंदर क्या है, इसको हिलाना मत बस। ज़्यादा तो नहीं हिलाना है। तो देखो उसके अंदर क्या होता है, जैसे मान लो अगर कोई भाप वगैरह का एरिया है, तो उसमें आप ऑब्जेक्ट को देखना, कुछ नहीं करो तो गैस होता है ना, उसको चालू कर देना। गैस चालू करने के बाद वहाँ से क्या होगा, हॉट एयर निकलेगी ना, हॉट एयर के दूसरी तरफ का ऑब्जेक्ट है ना, उसको देखना, आपको दिखेगा वो हिलता हुआ। क्यों दिख रहा है? हॉट एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? वेरी करता है। मैंने कहा ना, टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते जाएंगे तो वो क्या होता जाएगा, ये सारी चीज़ें वेरी करती जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे TI, अब देखो वहाँ TIR तो नहीं होता, पर वहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के वेरी करने की वजह से वहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारे को हिलते हुए नज़र आते हैं। ठीक, ऐसे ही क्या होता है, जब मॉर्निंग का टाइम होता है तो लाइट गिर रही होती है बिल्कुल ज़्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस में, जिसकी वजह से वो डायरेक्ट आपके किधर की तरफ आती है, आइस की तरफ। वहाँ रिफ्रैक्शन नहीं होता, क्या होता है? रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन जहाँ हो रहा होगा ना, वहीं चीज़ें चमकती हुई नज़र आएगी, है ना। और देखो ये मिराज इफेक्ट का पाया जाना भी यही कारण होता है। मिराज इफेक्ट हर जगह नहीं देखने को मिलता। कहाँ देखने को मिलता है? जहाँ ये रेतीले इलाके होते हैं, है ना, जहाँ पे रेत वगैरह, जैसलमेर, तो जैसलमेर वगैरह में क्या होगा, आप लोगों को वहाँ पे अच्छे से मिराज इफेक्ट देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो हॉट एयर होती है ना, वो किसका काम कर रही होती है? डेंसर मीडियम का काम कर रही होती है। क्योंकि वहाँ गर्मी ज़्यादा होती है, तो एयर जो होती है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बढ़ा देती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ने के साथ क्या होगा कि नीचे वाला मीडियम तो रेयर हो चुका है, वो वाला मीडियम क्या हो गया? डेंसर। तो जो भी कोई ऑब्जेक्ट से रे चलेगी, जब आपकी तरफ आ रही होगी, तो उसका क्या हो जाता है वहाँ पे? TIR। और TIR हो जाएगा तो वो क्या होगा कि उसका चीज़ें जो होगी वो चमकती हुई नज़र आएगी। यही होता है कि रोड पे हमारे को कभी कभी क्या दिखता है? पानी दिखता है। वो सर्दियों के टाइम पे नहीं दिखेगा, ज़्यादातर किस टाइम दिखेगा? गर्मियों के टाइम पे, क्योंकि वो जो सरफेस वाली एयर होती है ना, वो क्या हो चुकी होती है? गर्म। अब इसमें पहला एक एक पॉइंट क्या क्या लिखने वाले हैं अपन। फर्स्ट पॉइंट तो अपन लिखेंगे कि TIR का फिनोमिना क्या होता है। दूसरा, क्रिटिकल एंगल की इंपॉर्टेंस क्या है। क्या अपन ये क्रिटिकल एंगल निकाल सकते हैं क्या? क्रिटिकल एंगल निकालना हो तो क्या करूं? अगर मैं यहां देखूं तो स्नेल्स लॉ लगा है, स्नेल्स लॉ फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। क्या आ जाएगा? डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डी, एंगल ऑफ इंसिडेंस साइन IC, एंगल ऑफ यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेयर मीडियम का म्यू आर, और यहाँ पे साइन 90 क्या आ गया? साइन IC इज इक्वल टू म्यू आर अपॉन म्यू डी। पर अपन ऐसे याद नहीं रखेंगे, ऐसे याद रखेंगे 1 अपॉन म्यू डी अपॉन म्यू आर, और इसको और अच्छे से याद रखेंगे 1 अपॉन म्यू ज़्यादा अपॉन म्यू कम, ऐसे। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि साइन IC इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू रिलेटिव, जिसकी वैल्यू अपन देख चुके हैं। तो क्रिटिकल एंगल अगर मुझे निकालना होगा तो कितना निकल के आता है? IC इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन म्यू रिलेटिव। ठीक है, ये वाली चीज़ निकल गई। अच्छा, मुझे ये निकालना हो कि रेडियस ऑफ इल्यूमिनेंस कितनी होगी, तो वो कैसे निकालें? देखो ये ट्राइंगल मुझे दिख रहा है, कौन सा? अगर मैं ये डेप्थ मानूं h, तो ये एंगल IC था। इसके बाद ही तो क्या हो रहा है? क्रिटिकल एंगल के बाद क्या हो रहा है कि जो भी हो रहा है वो रिफ्लेक्शन हो रहा है ना। तो यही मेरी रेडियस ऑफ इल्यूमिनेंस होगी ना, ये जो सर्किल बन रहा है,
उस सर्किल की रेडियस ऑफ इल्यूमिनेंस यही हुई, तो कैसे निकालूँ मैं? मुझे पता है 10 IC, अगर अप्लाई करूँगा तो R/H होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पे रेडियस की वैल्यू कितनी आ जाएगी? R इज इक्वल टू 10 IC होगी। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे 10 IC कैसे निकालना है? तो यहाँ मुझे एक चीज़ पता है कि ये IC है, ये 1 है, ये म्यू है। तो यहाँ क्या आने वाला है? ये म्यू रिलेटिव का स्क्वायर माइनस 1, यही आएगा। तो 10 IC कितना आने वाला है बताओ? R इज इक्वल टू H, ये आ जाएगा 1/√ऑफ म्यू रिलेटिव का स्क्वायर माइनस 1। और अगर और ढंग से लिखना चाहो तो ये लिख सकते हैं H इज इक्वल टू म्यू R म्यू डी स्क्वायर माइनस म्यू आर स्क्वायर। ये तो करोगे, म्यू रिलेटिव को लिख दिया म्यू डी अपॉन म्यू आर, तो वो म्यू डी का स्क्वायर अपॉन म्यू आर का स्क्वायर एलसीएम लिया, ऊपर भेज दिया, तो ये फाइनल आया। कभी कभी इस फॉर्म में भी आंसर होता है। अब मेरे से पूछा जाए कि बताओ एरिया कितना होगा, जहाँ तक हम देख पाएंगे तो एरिया क्या आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आंसर अपन क्या लिखेंगे कि ये वाला एरिया जो है वो हमारे लिए विजिबल होता है इस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया जिसके अंदर ये दिखेगा। तो यहाँ पे अगला वो लिख ही लेंगे। चलो सबसे पहले लिखते हैं TIR के बारे में। तो लिखो, when light travel from denser to rarer medium, when light travel from denser to rarer medium, refracted ray move away from normal. Refracted ray move away from normal. At a certain angle of incidence. At a certain angle of incidence, when we increase I, when we increase I, the angle of diffraction increases. ठीक है, और पैराग्राफ चेंज करके लिखना, the angle of incidence at which, the angle of incidence at which light ray after refraction become parallel to, light ray after refraction become parallel to surface, that angle is called as critical angle. That angle is called as critical angle. ठीक, नेक्स्ट पैराग्राफ, आफ्टर फर्दर इंक्रीमेंट इन I, आफ्टर फर्दर इंक्रीमेंट इन I, एंगल नहीं, रिफ्रैक्शन डज नॉट टेक प्लेस, light ray reflected to the same media, refraction does not take place, light ray reflected to same media, that phenomena is called as total internal reflection. That phenomena is called as total internal reflection. ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट लिखो, सर्किल ऑफ इल्यूमिनेंस, सर्किल ऑफ इल्यूमिनेंस या विजिबिलिटी। वैसे ज़्यादातर क्वेश्चन में आपको इल्यूमिनेंस ही देखने को मिलेगा,
तो वैसे उसी से ध्यान में रखिए, पर अगर अपने समझने के लिए समझ में नहीं आता है कि इल्यूमिनेंस का मतलब क्या है, तो सर्किल ऑफ विजिबिलिटी जहाँ तक हम देख सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा इसके लिए, the area of a circle up to which refraction take place and object is visible is called as circle of illuminance. After this object will not be visible. ठीक है, चलो लिख लो पहले ये ग्राफ वगैरह ये बना। एक बात बताऊं तुम लोग के लिए, एक खुशखबरी बता दूं, सेमीकंडक्टर हटा दिया गया है 12th बोर्ड के से कंप्लीटली, बोर्ड से, मतलब इससे नहीं हटा है, जेई मेन वालों ने नहीं हटाया, उससे हटा देंगे तो बहुत बड़ा वेटेज हट जाएगा। तो ये मत सोचना कि जेई मेन और नीट के अंदर ये नहीं है भाई, एडवांस में तो पहले भी नहीं था। अभी वापस तुम्हारे रिवाइज्ड सिलेबस आएगा, मतलब अब तुम्हारे 12th के अंदर मेरे ख्याल से 14 चैप्टर रह गए हैं, 13। उन 13 चैप्टर में भी पहले तो देखो 14 थे, उसके पहले 15 थे, कम्युनिकेशन हटाया था, ये कम्युनिकेशन हटाने के बाद इस बार सेमीकंडक्टर वो भी इसकी वजह से हटा दिया, ठीक। और बहुत सारे बड़े बड़े, ये मॉडर्न फिजिक्स में तो बहुत कम चीज़ रह गई। मॉडर्न फिजिक्स तो मतलब यूँ मान लो ना के बराबर कर दी इन्होंने, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही रखा, डेविडसन जर्मन एक्सपेरिमेंट हटा दिया, इधर से वो भी हटा दिया, मैटर वेव्स वाला पार्ट भी, एटम्स के अंदर तुम्हारे एक्साइटेशन पोटेंशियल, ये तो सारी चीज़ें हटा दी है। और पता है न्यूक्लियाई के अंदर क्या हटा दिया, डीके, रेडियो एक्टिविटी, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब क्या पता, देखो इससे बेनिफिट है ये कि अगर एनटीए ये पार्ट नहीं हटाता है तो जो बोर्ड वाले हैं वो तो नहीं पढ़ेंगे ये चीज़। आरबीएससी में तो 40% हटा दिया ना, ये भी हटाया है ना, सब ये सेम ही जा रहा है, कोई अलग नहीं जा रहा है। अभी सीबीएसई का वापस से रिवाइज्ड सिलेबस आएगा, उनका 30% ही गया है, आरबीएससी वालों ने तो पहले एज्यूम कर लिया कि अपन तो 40 हटा देते, बार बार कौन पेपर खर्च करेगा कि हटाओ।
अभी कुछ आया ही नहीं उनका, जब फॉर्म निकलेगा ना तब वो सिलेबस बताएंगे। अब मेरे ख्याल से नवंबर के लास्ट में है निकलने का। अब देखो वो हटाने का इसमें तो कोई सेंस नहीं बनेगा, हटा भी देंगे ना वो। अब जैसे बोर्ड वालों ने जैसे हटाया, उनको पता है हम तो डेरिवेशन ही पूछते थे वहाँ से, तो वहाँ बोलते वो तुमसे डेरिवेशन पूछ रहे हैं। अब मुझे बताओ ऐसा कौन सा पार्ट है जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में से हटा सकते हैं? और अब तुम्हें लगता है वो वाला वो पार्ट हटाएंगे जो प्रैक्टिकल बेस्ड है? अब वो देखो तुम्हारी किस्मत हुई तो अच्छी है, फिर तो हटा ही सकते हैं। और अगर नहीं हुआ, केमिस्ट्री में क्या हटाना चाहिए? और मैथमेटिक्स में पीएनसी जितने ऑप्शन होता है बड़े कुछ नहीं हटाना, जितना ऑप्शन हो उतना बड़ा, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसे है जिसके अंदर अगर कुछ हट गया ना तो तुम्हारी 12 बज जाएगी। मान लो अगर तुम्हारे से कह दिया कि बस सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल ही आ रहा है, उसी में 12 बजा देंगे तुम्हारी। पूरा डेप्थ में जाना पड़ेगा। तुम जाओ नहीं जाओ वो ज़रूर ले जाएंगे। नहीं, पर इस साल मैथमेटिक्स का पेपर जो था वो टफ था। आप लोगों ने इस बार अगर एडवांस देखा हो या अपने बच्चों से रिव्यू लिया हो? सब लिया लिया था। किससे लिया? अदिश, राघव, अदिश, राघव और आकाश से भी लिया था क्या? मैंने तो जिससे भी लिया था एग्ज़ाम से निकले बाद वो यही कह रहा था कि सर ये तो बस वो एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा था, बाकी मैं एक्सप्रेशन समझ गया था उसके कि ये जरूर लिख लेना, एरिया ऑफ सर्किल क्या आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला याद रख लो तो ज़्यादा ठीक है यार, है ना? वहाँ हर बार याद निकालने की ज़रूरत पड़े वो करें, इससे अच्छा है अपन इस चीज़ को याद रख लें। हो गया? चलो अब अपन बात करते हैं डेविएशन की। तो डेविएशन का ग्राफ अपन बनाने जा रहे हैं, पर उस डेविएशन के ग्राफ को बनाने के लिए पहले अपन समझेंगे कि ऐसा क्यों ग्राफ आता है। और जैसा अभी आप लोगों ने बताया कि आपकी मैथ्स स्ट्रॉन्ग है, तो अपन ग्राफ की चर्चा करेंगे आगे बैठे हुए एक स्टूडेंट से। चलो ये बताओ, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, पहले वाला ये था कब? I1 था जब, ये I1 और ये क्या हो गया? R1। तो अब बताओ यहाँ डेविएशन क्या बताया था आपने? R1 माइनस I1। अगर मैं कहूँ स्नेल्स लॉ से अगर अपन देखेंगे तो क्या लिखेंगे? म्यू डी साइन I1 इज इक्वल टू म्यू आर साइन R1। तो मुझे क्या निकालना है? R1 निकालना है, तो R1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? साइन R1 इज इक्वल टू म्यू डी अपॉन म्यू आर इंटू साइन I1। ठीक, तो R1 की वैल्यू क्या आ गई? साइन इनवर्स ऑफ म्यू डी अपॉन म्यू आर इंटू साइन I1, है ना? तो डेविएशन कितना आया? डेविएशन की वैल्यू आ गई R1 माइनस I1, तो ये आया साइन इनवर्स ऑफ म्यू डी अपॉन म्यू आर साइन I1 माइनस I1। तो बस इसका ग्राफ बनाना है, ठीक है? तो कैसा ग्राफ आता है? ये धीरे धीरे इंक्रीज होता जाएगा। इंक्रीज क्यों होगा? देखो ये I1 को बढ़ाते जा रहे हैं यहाँ पर, है ना? तो I1 को बढ़ाते जाएंगे तो क्या होता जाएगा?
I1 को बढ़ाएंगे तो साइन I1 बढ़ेगा, ठीक। साइन I1 बढ़ेगा तो देखो जिस रेस्पेक्ट में ये बढ़ रहा होगा उससे ज़्यादा रेस्पेक्ट में ये बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। फिर उसके बाद म्यू डी अपॉन म्यू आर, 1 से ज़्यादा वाली क्वांटिटी से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ओवरऑल ये क्या हो गया, बढ़ गया। फिर उसका साइन इनवर्स ले रहे हो, इसका मतलब जो एंगल आने वाला है आप ऐसे समझ लो, यहाँ 30 डिग्री था, क्या था 30 डिग्री, तो यहाँ 30 डिग्री था तो यहाँ कितना हो गया π/6, यहाँ 30 डिग्री था तो कितना हो गया 1/2। मान लो म्यू डी अपॉन म्यू आर की वैल्यू थी √3, म्यू डी अपॉन म्यू आर की वैल्यू कितनी थी √3, तो √3 तो यहाँ आ जाएगा √3/2, तो साइन इनवर्स √3/2 कितना हो गया 60 डिग्री। तो ये देखो अपने आप ज़्यादा आ रहा है ना, मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये और इसके रिस्पेक्ट में ये ज़्यादा आएगा। तो पहले जो ग्राफ आता है वो ऐसा देखा गया कि ये ऐसे बढ़ता जाता है, ठीक। कहाँ पे, इस ग्राफ को ऐसे ध्यान में रखना, यहाँ पे तो क्या आता है डॉट। क्यों डॉट आता है, क्योंकि जब आप I = IC पे पहुँच चुके हो तो ग्राफ कहाँ आ जाता है, यहाँ पे। डेविएशन का क्या होता है, जब क्रिटिकल एंगल होता है तो डेविएशन कितना आता है, अपन ने देखा था ना कि डेविएशन की वैल्यू कितनी आ जाती है। तो एट क्रिटिकल एंगल की मैं बात करूं तो क्रिटिकल एंगल I = IC, R = 90, तो डेविएशन कितना आ गया हमारे पास 90 - IC, तो ये वाली चीज़ यहाँ आती है। और अपने को पता है एट I > IC, तो यहाँ क्या आ जाएगा, डेविएशन इज इक्वल टू 180 - 2IC। तो यहाँ पे जो ग्राफ होता है फिर वो यहाँ पे डॉट बनेगा और ऐसा आता है। मैथ्स वाले तो इसको बहुत अच्छे से याद रखें, ज़्यादातर अगर कोई एडवांस में क्वेश्चन आता है तो वो इसी के अंदर चेंज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो क्या कर सकते हैं कि इसके अंदर रेशियो को चेंज करके कुछ ग्राफ वगैरह में पूछ सकते हैं। तो ये वाला ग्राफ कुछ इस तरीके का आता है, ठीक है। ये ऑलमोस्ट कर्व नहीं होता है, ये भी मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये ऑलमोस्ट ये पैराबोलिक कर्व है या कुछ, हल्का सा कर्व लेता है, ठीक है ना। हो सकता है कभी कभी कुछ किसी बुक्स में आपको ये स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में दे रखा हो, ये मत सोचना है कि ये पैराबोलिक है, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है, हल्का सा कर्व लेके ऊपर बढ़ता है। यहाँ डॉट इसलिए बना है क्योंकि यहाँ पे IC पे ये वैल्यू नहीं आके ये आती है, और उससे IC से ज़्यादा वाले पे क्या जाती है, स्ट्रेट लाइन। ये कंफर्म है कि ये क्या आती है, स्ट्रेट लाइन। ये डेविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस का ग्राफ है, ठीक है। इसको ज़्यादातर किस में यूज़ किए जाते हैं, TIR का कहाँ यूज़ किया जाता है भाई। एक होता है ऑप्टिकल फाइबर, बायोलॉजी वाले जानते होंगे, सोच रहे होंगे इतना जानते होते तो यहाँ थोड़ी बैठे होते। ऑप्टिकल फाइबर ये होता है जिसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा ना, एक पाइप शेप होता है जिसको कैसे भी आप मोड़ सकते हो, ठीक है। यूँ घुमा दिया जैसा अपना नॉर्मल वो पाइप आता है ना पानी वाला, उसको यूँ घुमा करके। अब उसको वैसे समझना जैसे मैंने एक एंड से लाइट गिराई, वो होता है कांच का। कांच का भी नहीं कह सकते, मतलब वो ऐसे फाइबर भी हो सकता है, कैसा भी मटेरियल, मतलब ऐसा रखते हैं अपन। क्यों अपन क्या चाहते हैं, जैसे मान लो कि मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे गले में क्या है, तो मैंने क्या करा, ऑप्टिकल फाइबर से लाइट भेजी और उसके वहाँ लगा देते हैं कैमरा, ठीक है। तो उस पर तो कैमरा लगा होता है, और उससे क्या करते हैं, इधर से लाइट गिराई तो उसमें क्या हो रहे होते हैं, मल्टीपल TIR होते हुए कहाँ लाइट पहुँचती है, बिल्कुल दूसरे एंड पे। अब अगर देखो अपन कोई भी चीज़ क्यों नहीं देख पाते हैं, कोई भी चीज़ क्यों नहीं देख पाते हैं, कारण उसके पीछे क्या होता है कि लाइट रिफ्लेक्ट होके हमारी तरफ नहीं आ रही होती है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, वो ऑब्जेक्ट है, अगर लाइट यूँ घुमा घुमा के आपने वहाँ तक भेज दी तो इसका मतलब लाइट को पाथ मिल गया आने का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट से वापस रे चलेगी तो उसी पाथ को फॉलो करते हुए वापस आएगी, तो आपको फिर उसमें क्या दिख जाती है, कैमरा के अंदर इमेज। तो उसमें मल्टीपल TIR हो रहे होते हैं, और मल्टीपल TIR होते हैं तो उसमें क्या करते हैं, जैसे इस टाइप का शेप होता है, मैं आप लोगों को बता भी दूँ, जैसे ये है। अब इसमें जैसे मान लो कि मैंने यहाँ से इंसिडेंट कराया है इसको I पे, ठीक। आपसे बोल दिया जाए व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ I, और यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू की वैल्यू दे रखी है 3/2 और यहाँ दे रखा है म्यू की वैल्यू 1। पूछा हुआ है व्हाट शुड बी द वैल्यू
of eye so that light ray does not come out from flat surface। समझ में आई नहीं यही बात? ये जो फ्लैट सरफेस ये वाली है ना, इससे लाइट बाहर नहीं निकलनी चाहिए। क्या करें? अब सबसे पहला काम तो मैं यही करूँगा ना कि यहाँ से लाइट इंसिडेंट हुई, ठीक, तो यहाँ पे जानी ऐसी चाहिए थी, कैसे? ऐसे, पर ये क्या होगी? ऐसे चली जाएगी, डेंसर में जा रही है, तो यही हुआ ना। ये एंगल कितना हो जाएगा? आर होगा कि नहीं होगा? भाई यहाँ पे जानी ऐसे चाहिए थी, पर यूँ घूम जाएगी नॉर्मल की तरफ, क्योंकि डेंसर मीडियम में जा रहे हो। अब मुझे बताओ, यहाँ पे ये नॉर्मल बना दिया आपने, ये हमारी फ्लैट सरफेस, फ्लैट सरफेस। अब हम चाहते हैं कि डज नॉट कम आउट, तो डज नॉट कम आउट का मतलब क्या हो गया? TIR होना चाहिए। और TIR के लिए कंडीशन क्या होती है? फॉर TIR, ये ध्यान में रखना, फॉर TIR I मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू IC, मिनिमम एंगल, कि वो उससे बाहर ना निकले। फ्लैट निकल रहा है तो बाहर तो नहीं निकल रहा, और अगर उससे ज़्यादा होगा तो TIR हो जाएगा। तो अगर मुझसे मिनिमम की कंडीशन पूछी जाए कि मिनिमम वैल्यू ऑफ I सो दैट लाइट रे विल नॉट कम आउट, तो वो आप IC के इक्वल कर सकते हो। और अपने से पूछा जाए कि वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो फिर उससे बढ़ा के आपको आंसर देना पड़ेगा, ठीक है? तो मुझे बताओ, I इज ग्रेटर देन IC है, I इज ग्रेटर देन IC, ये कौन सा एंगल है? एंगल एट विच इट इंसिडेंट ऑन फ्लैट सरफेस। ये देखो, ये चीज़ क्लियर रखना दिमाग में। कौन सा एंगल? ये फ्लैट एंगल पे, फ्लैट सरफेस पे जिस एंगल से इंसिडेंट हो रही है। कितने एंगल से हो रही है? देखो, ये आर है तो ये कितना हुआ? 90 माइनस आर होगा ना, क्योंकि होमोजीनियस मीडियम में नहीं, तो जो भी ग्लास रहा होगा ये तो कैसा रहा होगा? होमोजीनियस। तो अगर ये आर है तो ये कितना हो गया? 90 माइनस आर। तो मेरे लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा हुआ? 90 माइनस आर, क्योंकि डेंसर से अब कहाँ निकलने वाली है वो? रेयरर में। तो हम उसको रोकना चाहते हैं, तो क्या करें? ये वाला जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसको किससे ज़्यादा कर दे? IC से बराबर या फिर ज़्यादा। तो यहाँ क्या लिखोगे? 90 माइनस आर, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू IC, ये हमारा काम है। अब मुझे बताओ, दोनों तरफ अगर साइन ले लूंगा तो क्या आएगा? साइन 90 माइनस आर इज ग्रेटर इक्वल टू साइन IC। अब मुझे एक चीज पता है, यहां से क्या पता लगा कि cos r मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू साइन IC। अब मैंने क्या बताया था? साइन IC की वैल्यू क्या होती है? 1 अपॉन म्यू रिलेटिव, और क्या होता है? 1 अपॉन म्यू, म्यू ज्यादा अपॉन म्यू कम आ जाएगा। तो यहाँ क्या करेंगे? अब देखो, सबसे पहले तो ये निकालते हैं कि cos r की वैल्यू क्या है। कैसे निकालें? यहाँ से यहाँ के बीच में क्या लगाओ? स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ फ्रॉम 1 to 2, क्या आ जाएगा? 1 साइन I इज इक्वल टू 3/2 साइन R आ गया। तो साइन R की वैल्यू क्या आ गई? 2/3 ऑफ साइन I आएगा। तब मुझे बताओ, ये आया, ये R एंगल है, ये 2 साइन I है, और ये 3 है। ये तो लिखोगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो बताओ यहाँ पे बेस कितना हुआ? 9 माइनस 2 साइन I का स्क्वायर, यही होगा। तो मेरे हिसाब से cos r कितना हुआ? cos r की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 9 माइनस 2 साइन I का स्क्वायर बटे 3 मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू साइन IC। क्या करेंगे? 1 अपॉन म्यू ज्यादा कौन सा है? 3/2, और डिवाइड बाय 1 आएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा। क्या आ गया? 9 माइनस 2 साइन I का स्क्वायर। देखो यहाँ 2/3 आएगा, 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ क्या बना? 2 स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ क्या आ रहा है? 4 आ गया। कितना आया आंसर? यह आ जाएगा 5 मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर I। अब यहाँ से I की वैल्यू निकाल लो, है ना? जो भी वैल्यू आ जाएगी इसकी, कितनी आ रही है? अंडर रूट ले लेना और उसको सॉल्व कर लेना।
ये होता है ऑप्टिकल फाइबर। अब इसकी थ्योरेटिकल पार्ट भी तुम खुद ही लिखना कि ये एक फाइबर मटेरियल का बना होता है जिसके अंदर एक एंड से हम लाइट को इंसिडेंट कराते हैं, जहाँ पे लाइट के मल्टीपल TIR हो रहे होते हैं। ये यहाँ होगा, फिर यूँ जाएगी, इधर से भी TIR हो जाएगा, फिर इधर ऐसे, मतलब लंबा सा पाइप होता है। इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? वैसे तो मेडिकल वालों के अंदर तो ये ज़्यादातर, जैसे तुमने डेंटिस्ट के पास गए हो कभी? ज़रूरत ही नहीं पड़ी होगी, मैं भी नहीं गया, बता रहा हूँ मैं तो। डेंटिस्ट वगैरह जो होते हैं ना, उनको ज़्यादातर ये चीज़ों का पता होता है। उन्होंने देखा होगा कि हालांकि वो तो ऐसे तो मुंह तो पूरा खुलवा लेते हैं, फिर भी जब भाई डेंटिस्ट तो चलेगा तभी ना जब उसके पास अच्छी सी लैब होगी और बढ़िया वो इंस्ट्रूमेंट होंगे, तो वो दिखाने के लिए क्या करते हैं, वैसे भी बताते हैं। तो वहाँ पे मान लो उनको कोई चीज़ देखनी करनी है तो वो ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ करते हैं। अब एक चीज़ सुनो, मैं आज आप लोगों को व्हाट्सएप पे 2 पेज भेज दूंगा फ़ोटो खींचे हुए, जिसके अंदर मैंने मिराज इफ़ेक्ट को समझा रखा है, ठीक है, जिसके अंदर मैंने उसको समझा रखा है। मैं नहीं चाह रहा कि इस रिकॉर्डिंग के अंदर या बोलने के दौरान कि मैं उसको आधा घंटा वेस्ट करूं। तुम लिख लेना, ठीक है, उसको अगली क्लास में मैं क्या उसको समझा दूंगा, तो मेरे क्या होगा 10 मिनट में वो सारी चीज़ ख़त्म हो जाएगी। जैसे एक होता है ना रेम्बो, प्राइमरी रेम्बो, सेकेंडरी रेम्बो, है ना। क्यों होता है प्राइमरी रेम्बो? वहाँ पे पहली रॉब से TIR हो रहा होता है, जब दूसरा TIR हो जाएगा तो सेकेंडरी रेम्बो बनेगा, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, ये सारे फिनोमिना जो उसमें आ जाएंगे। तो एक बार आप लोग उसको नोट कर लेना, इन बिटवीन द क्लास में उसको समझा दूँगा। अब अपन पढ़ेंगे इसके बाद, एक बार मैं आप लोगों को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी करने वाला एग्जाम्पल करा दूँ, उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे प्रिज्म। प्रिज्म के लिए नीट वाले तो बिल्कुल तैयार रहें, क्योंकि आप लोगों के प्रिज्म से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, और अगर जिसका एम एडवांस का है तो वो भी तैयार रहे, क्योंकि प्रिज्म से उससे भी क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि प्रिज्म में क्या होता है कि ज़्यादातर एक तो डेविएशन के बहुत सारे अपन प्रिज्म के कॉम्बिनेशन बना के लाइट को डेविएट कर पाते हैं, ठीक है, और मैं आप लोगों को बताऊंगा भी सही कि उसमें प्रिज्म कैसा रहता है। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताओ कि कितने लोग हैं अब वो डिस्कशन के बारे में जिन्होंने सोचा है कि अपन पुराने टॉपिक का रिवीजन करना स्टार्ट करें, क्योंकि आप लोगों के पास जनवरी अटेम्प्ट के लिए कोई टाइम नहीं है। जब तक हम लोग कोर्स फिनिश करेंगे, देखो मेरा तो चांस है कि 15 दिसंबर तक मैं आप लोगों को करा दूंगा। अभी मुझे वो वाला चैप्टर भी कराना है जो मुझे याद है, एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स, जिसके अंदर मैं आप लोगों को स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर, ठीक है, पोस्ट ऑफिस बॉक्स, ये सारी जो भी चीज़ें मैंने आप लोगों को बोली थी वो सारी उसके अंदर होगी एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स के अंदर। पर उसके वो तो देखो समझने वाला पार्ट नहीं है, वो एक एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स का मतलब जैसे एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, जो चीज़ें होती है वो क्वेश्चन करोगे उतने ही प्रैक्टिस से अच्छा होता जाएगा। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने 2-3 लेक्चर खींचेगा, जिसके अंदर मैं तुम्हारे को 10, 15, 20 एग्जाम्पल करा दूंगा, जिससे तुम्हारी वो चीज़ें सही हो जाएगी। उसको पढ़ने का कोई सेंस भी नहीं है, थ्योरी तुमसे कोई पूछेगा भी नहीं वहाँ पे। पर अब सीरियसली ये चीज़ सोचो कि हमें रिवीजन करना स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि देखो